हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे सीडीपी स्पेशल मॉक टेस्ट का, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लिए हैं। इसमें से जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर आए हुए और कुछ नए हैं। दोनों को मिलाकर हमने 30 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए हैं। जो आपका एग्जाम जनवरी में सीटेट का होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, जहाँ तक संज्ञान और भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा है कि विचार जो हैं वो भाषा से पहले आते हैं? ठीक है, ये पूछा गया है कि ये कथन किसका है। विचार भाषा से पहले आते हैं। जीन प्याजे, लेव वाइगोस्की, बीएफ स्किनर या जेरोम ब्रूनर? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर, ऐसा बोला है ऑप्शन नंबर ए, जीन प्याजे ने। किसने बोला है? जीन प्याजे ने विचार भाषा से पहले आते हैं, ऐसा बोला है। जीन प्याजे एक रचनावादी सिद्धांतकार थे। उन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं वो स्वयं करके सीखते हैं। ठीक है, इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है इनका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है अगर पूछा जाए तो ये है आपका जीन प्याजे का। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए हैं: परिपक्वता, सामाजिक अनुभव, गतिविधि और क्रियाकलाप। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बीएफ स्किनर की, तो इनका प्रमुख सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये प्रमुख सिद्धांत है बीएफ स्किनर का। लेव वाइगोस्की की बात करें तो इनका संज्ञानात्मक विकास का है सामाजिक सामाजिक सिद्धांत है इनका। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत है। वहीं अगर हम बात करें जेरोम ब्रूनर का, तो जेरोम ब्रूनर का अस्वाभाविक शिक्षार्थी का सिद्धांत है। अस्वाभाविक शिक्षार्थी का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था? विचार भाषा से पहले आते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है जीन प्याजे ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था या किशोरावस्था? तो आपका राइट आंसर है, भाषा के अर्जन व विकास की जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था जो है वो वाकई बहुत संवेदनशील होती है, जिसमें बच्चा भाषा सीखता है और उसका अर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था? तो यहाँ जो राइट आंसर है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नैतिक अवस्था है वो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। ठीक है, कौन सी नैतिक विकास की एक आवश्यकता है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये आपका लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित एक नैतिक विकास की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों ही बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, कमेंट में आप मुझे लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व कर पाए हैं, कितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद और निबंध लेखन, खेल का कोई आयोजन नहीं या विकसित प्रयोगशालाएं? इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो होता है
कि अच्छे विद्यालय के गुण नहीं है खेल का कोई आयोजन नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। खेल का कोई आयोजन नहीं होना ये अच्छे विद्यालय के गुण के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि खेल जो है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में खेल की भावना भी होना चाहिए, क्योंकि खेल जो है वो मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था होती है जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु। उस दौरान बच्चा जो है वो इंद्रियों के प्रयोग से सर्वाधिक सीखता है, सबसे अच्छा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया, अप्रोक्सिया, दोनों या कोई नहीं? तो ये कहलाती है आपकी डिस्फेजिया। ठीक है, मौखिक रूप से सीखने की जो अधिगम अक्षमता होती है उसे डिस्फेजिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक समस्या, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो आपका राइट आंसर है मल्टी लैंग्वेज जो होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, एक गुण और साधन। ठीक है, अध्यापक की अगर कक्षा में मल्टी लैंग्वेज है, बहुभाषी के बच्चे हैं, तो इन्हें कोई समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक साधन के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, अध्यापकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं को एक साधन के रूप में लेना चाहिए, सभी भाषाओं को आपस में कनेक्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, क्या नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कौन से अंतर्गत नहीं आता है? अभ्यास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसका है? रॉस, एबिंगहॉस, स्किनर या एमएल विग्गी? तो सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, एबिंगहॉस का। किसका है? एबिंगहॉस का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार पर बल देता है आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आपको बता दें कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो इवान पावलव के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? इवान पावलव। इवान पावलव के द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया है, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इनके द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है। किस कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। साथ ही साथ अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, वो कौन सी है? तो जहां बात हो रही है वाइगोत्स्की, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका सामाजिक। ठीक है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक को
बहुत ही सेंटर रखा है, मतलब उन्होंने इस पे ज़्यादा बल दिया है। समाज की भूमिका के महत्व पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। इनका सामाजिक अनुक्रिया का सिद्धांत भी है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीखते हैं? निम्नलिखित में कौन-सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चा सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसमें सत्य नहीं है ना पूछ रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। ऐसा नहीं होता है, बच्चे जगह-जगह से अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं, सिर्फ कक्षा में ही सीखते हैं, ये गलत है, ठीक है? ये कथन आपका गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। बच्चे घर से सीखते हैं, घर के बाहरी वातावरण से सीखते हैं, कहीं खेलने जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कूदना, लिखना, दौड़ना या चढ़ना। तो बात अगर हम करें सूक्ष्म गतिक कौशल की, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट है, लिखना। ठीक है? ये उदाहरण क्यों है लिखना? क्योंकि इसमें जो है छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत वे सभी आएँगे जिसमें आप हाथ, ठीक है? हाथ का प्रयोग करें, कलाई, अंगुलियों, तो लिखने के लिए हम किसका ये प्रयोग करते हैं? अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये जो है सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ रहा है। इसमें आपके ड्राइंग करना, राइटिंग, साइक्लिंग आदि क्रियाएँ भी शामिल हो सकती हैं, ठीक है? सूक्ष्म गतिक कौशल में। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या अल्फ्रेड बिने? तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर 4 है आपका, अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ठीक है? मतलब एक जो टीचर है वो लड़कियों पर कम ध्यान देकर लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण बता रहा है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबंधितता या जेंडर समरूपता। तो यहाँ साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि आप ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात कर रहे हैं। हमारे लिए लड़का और लड़कियाँ दोनों सेम होती हैं। स्कूल में या विद्यालय में हमें दोनों पे समान ध्यान देना चाहिए, किसी पे भी अधिक या किसी पे कम ध्यान नहीं देना चाहिए, दोनों को समान ज्ञान देना चाहिए, दोनों पर समान ध्यान देना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है, जेंडर पक्षपात को ये दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन-सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर स्कीमा, ठीक है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन-सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, स्कीमा, ठीक है? स्कीमा होता क्या है? तो दूसरे व्यक्तित्व के चित्रित करने का प्रयास, उन व्यक्ति को स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा का मतलब आपको बता दें, संज्ञानात्मक संरचनाएँ जो दूसरों के व्यक्तित्व को चित्रित करने का प्रयास करती हैं, ठीक है? क्या है आपका स्कीमा? दूसरों के व्यक्तित्व को चित्रित करने का प्रयास, ये कहलाती है आपकी स्कीमा, ठीक है? कोई व्यक्ति होते हैं वो किसी और के मतलब चरित्र को समझाते हैं या फिर दर्शाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? स्कीमा कर रहे हैं, ठीक है? स्कीमा दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करनी चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? ये आपका सही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यदि बच्चे जो हैं वो वंचित समूह से संबंधित हैं
और विद्यार्थियों में कम सहभागिता कर रहे हैं, विद्यालय में कम सहभागिता कर रहे हैं, तो शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए-नए तरीके ढूँढने चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं वो रुचि लें विद्यालय आने में और शिक्षा में अपनी रुचि दिखाएँ। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार-बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। ठीक है? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज मतलब आसान बना सकते हैं, तो अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर शिक्षक जो है वो बच्चों की जो कठिन अवधारणाएं जो उनको समझने में उन्हें आसानी नहीं होती है, तो उसे आसान बनाकर ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है, मतलब बहुत ही स्पीड से आपका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है किस अवधि में? ठीक है, विकास की किस अवधि में? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था या किशोरावस्था एवं व्यस्ता। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है वो आपका काफी तेज डेवलपमेंट जो है उसकी गति काफी तेज होती है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। व्यक्तित्व भिन्नता यानी डिफरेंस जो होते हैं कई सारे, किसी में कोई अच्छा है, मतलब किसी की आंखें नीली हैं, किसी की आंखें काली हैं, किसी कोई बहुत अधिक बुद्धिमान है, कोई हल्का बुद्धिमान है, तो ये सब कैसे होता है? प्राथमिक कारण इन सबका क्या है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय एवं मीडिया जो है वो द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें प्राथमिक समाजीकरण का, तो परिवार आपका प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है, वहीं द्वितीय समाजीकरण आपका विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल हैं संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता या सीखने की गुणवत्ता। तो आपका राइट आंसर या ये सभी। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजें विकास को आकार देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो बात कर रहे हैं हम सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, कोहलर। ठीक है, इसे गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। क्या? गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत को गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में अंतर्दृष्टि शब्द का प्रस्ताव भी दिया है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी कोफल और कोहलर का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है?
मौलिक अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या प्रायोगिक अनुसंधान। तो आपका राइट आंसर यहाँ बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, क्या क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो मौजूदा स्थितियों को सुधारने पे ध्यान केंद्रित करता है, बच्चों को बहुत ही अलग तरीके से रखता है और बहुत ही अलग तरीका का ज्ञान देता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के अगर हम जनक की बात करें कि ये किसने दिया है या प्रवर्तक की बात करें, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? कर्ट लेविन के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है रोना, कूकना, बबलाना, एक शब्द बोलना, दो शब्द बोलना या तार शैली वाक। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था होती है रोना, कूकना या बबलाना। ठीक है, बच्चा जब जन्म होता है उसके कुछ दिनों के पश्चात वो रोता है। वैसे रोता तो स्टार्टिंग से ही है, वो धीरे धीरे कू करना स्टार्ट करता है, फिर कुछ शब्द बबलाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, भाषा प्रयोग के अवसर या व्याकरण के नियमों का स्मरण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है पॉइंट वो होता है भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, भाषा प्रयोग के अवसर जो है वो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका और ये आखिरी प्रश्न है आज के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर का। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो आपका राइट आंसर जो बन रहा है वहाँ पे आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास व गतिविधियां होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है और ये जो है ये आपके गलत पॉइंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के लिए दूंगी, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? इसका आंसर यदि आपको कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करना है इसका आंसर आपको मुझे, और फिर अगर कमेंट में अगर आपका कोई कमेंट नहीं आया तो मैं लास्ट में आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें आपको आंसर इसका ज़रूर बताऊँगी। ठीक है? तो ये थे आपका आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है सीटेट का उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है? तो फिर अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी-सी रिक्वेस्ट मानकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।